स्वागत है। आज हम माबिलुंग एनर्जी लिमिटेड मतलब MEL के IPO की तह तक जा रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास इस नई हाइड्रो पावर कंपनी के IPO पर काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। बिल्कुल। मिशन क्या है, समझना कि ये निवेश का मौका है या इसमें कुछ छुपे हुए पेंच हैं, है ना? सही कहा। देखना होगा कि असलियत क्या है, क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। माबिलुंग एनर्जी 2014 में बनी कंपनी है। हाँ, नेपाल के संकवा सभा में। और ये 4.95 मेगावाट का अपर पिलुआ खोला 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, वो फंडिंग वाला मामा। पहले लग रहा था कि IPO से जो पैसा आएगा उससे प्रोजेक्ट भी पूरा करेंगे और कुछ लोन भी चुकाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। ये जानना जरूरी है। अब पता चला है कि प्रोजेक्ट की लागत इतनी बढ़ गई है। अच्छा, कितनी? कि IPO से आने वाला सारा पैसा शायद सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करने में ही लग जाएगा। ओह, तो लोन प्रीपेमेंट का प्लान गया। लगता तो यही है। ये दिखाता है कि शुरुआती बजट शायद थोड़ा कम आंका गया था, या खर्चे ज्यादा आ गए, अप्रत्याशित। हाँ, या कुछ अनपेक्षित खर्चे आ गए होंगे। अब पब्लिक से पैसा उठाना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी हो गया है। अच्छा, तो IPO का सारा पैसा अब सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में लगेगा। ये तो प्लान से काफी अलग है। वैसे IPO की बात करें तो आज यानी 7 अगस्त 2025। हाँ, आज लास्ट डेट है। इसके बंद होने की तारीख है। कुल 18,90,530 शेयर पब्लिक के लिए है, 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। जी। ये शेयर अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट एरिया के लोग, विदेश में काम कर रहे नेपाली, कर्मचारी, म्यूचुअल फंड और हम आप जैसे आम निवेशक। इशू मैनेजर LS कैपिटल है। और यहीं पर एक और अहम बात आती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, ICRA नेपाल ने ML को BB+ रेटिंग दी है। BB+? जी। इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में तो ठीक लगता है। नहीं, देखिए, B+ रेटिंग का सीधा मतलब है कि कंपनी अपनी देनदारियां जैसे लोन वगैरह समय पर चुका पाएगी। इसमें काफी शक है। मतलब डिफॉल्ट का खतरा। हाँ, साफ तौर पे कहें तो डिफॉल्ट का खतरा ज्यादा है। ये एक ऊंचा जोखिम है। कुछ खबरों में शायद इसे उतना गंभीर ना बताया गया हो, लेकिन रेटिंग एजेंसी का आकलन साफ तौर पर ऊंचे जोखिम की तरफ इशारा कर रहा है। अरे बाप रे, B+ मतलब डिफॉल्ट का ज्यादा खतरा। ये तो निवेशकों के लिए चिंता की बड़ी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, प्रोजेक्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि 80-85% काम पूरा हो चुका है। हाँ, ये एक पॉजिटिव है। और अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट चालू करने की जो जरूरी तारीख थी, जिसे RCOD कहते हैं, रिक्वायर्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट, हाँ, वो फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। इससे देरी की वजह से लगने वाली पेनाल्टी का खतरा कम हो गया है। ये एक राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन लागत, वो NPR 937 मिलियन से बढ़कर NPR 1.13 बिलियन पहुंच गई है। जी हाँ, ये कॉस्ट ओवररन काफी ज्यादा है। मतलब हर मेगावाट बनाने का खर्च अब लगभग NPR 229.5 मिलियन आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़त है। बिल्कुल, ये लागत वृद्धि, कॉस्ट ओवररन काफी ज्यादा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिन्हें देखना जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी NEA के साथ 30 साल का पक्का पावर परचेज एग्रीमेंट। 30 साल का? हाँ, और ये टेक और पे टाइप का है। मतलब NEA बिजली खरीदे या ना खरीदे, उसे पैसे देने होंगे। वाह, ये तो काफी सिक्योर लगता है। और NEA की क्रेडिट रेटिंग A+ है, जो बहुत मजबूत मानी जाती है। वाह, 30 साल का टेक और पे एग्रीमेंट, वो भी NEA जैसी मजबूत संस्था के साथ। ये तो वाकई एक बड़ा सहारा लगता है। PPA में बिजली के रेट भी तय होंगे? हाँ, रेट तय हैं। गीले मौसम मतलब मॉनसून के लिए NPR 4.8 प्रति यूनिट किलोवाट आवर और सूखे मौसम के लिए NPR 8.4 प्रति यूनिट। और इसमें बढ़ोतरी भी होगी? जी हाँ, 8 साल तक हर साल 3% की बढ़ोतरी भी होगी। एक और अच्छी बात यह है कि बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कैसे? क्योंकि पावर हाउस पास के बनेश्वर सबस्टेशन से जुड़ेगा, जो पहले से चालू है। इसे इवैक्यूएशन रिस्क का कम होना कहते हैं। तो NEA के साथ ये PPA तो काफी मजबूत दिख रहा है, जैसे एक सुरक्षा कवच। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। यहाँ पर वो क्या है? B+ रेटिंग के अलावा और क्या जोखिम नजर आते हैं? सबसे बड़ा जोखिम देखिए ये है कि कंपनी पूरी तरह से सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट पर निर्भर है। सिंगल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। अच्छा, मतलब अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ हुआ तो पूरी कंपनी पर सीधा असर पड़ेगा, चाहे वो लोकल दिक्कत हो या ऑपरेशनल। दूसरी बात,
ये प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर किस्म का है। रन ऑफ रिवर, इसका मतलब ये सीधे नदी के बहाव पर निर्भर करता है, और ये नदियां पिलुआ और सिखवा बारिश पर आधारित हैं, जिनका पानी मापा भी नहीं गया है ठीक से, अनगेज्ड रेन फेड रिवर्स। ओ, यानी अगर बारिश कम हुई तो नदी में पानी कम और बिजली उत्पादन भी कम। बिल्कुल सही। और पीपीएम में ये साफ लिखा है कि अगर पानी कम होने यानी कमजोर हाइड्रोलॉजी की वजह से बिजली कम बनती है तो एनईए उसकी भरपाई नहीं करेगा। क्या भरपाई नहीं करेगा? नहीं, तो कम बारिश का मतलब सीधा सीधा कम कमाई, और ये एक ऐसा जोखिम है जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, हाइड्रोलॉजिकल रिस्क। ये तो बड़ा रिस्क है। हाँ, एक और बात, आईसीआरए नेपाल ने नोट किया है कि प्रमोटर्स को हाइड्रो पावर सेक्टर में सीमित पूर्व अनुभव है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड। भले ही उनके साथ बड़े नाम जुड़े हों, जैसे एशियन लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, भले ही उनके साथ एशियन लाइफ इंश्योरेंस और गुहेश्वरी मर्चेंट बैंकिंग जैसे संस्थागत निवेशक जुड़े हुए हैं, पर को प्रमोटर्स का अनुभव सीमित बताया गया है। तो ये सीमित अनुभव शायद कहीं ना कहीं उस बढ़ी हुई लागत से भी जुड़ता हो। ये एक संभावना हो सकती है, बिल्कुल। अनुभव की कमी कई बार लागत नियंत्रण या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चुनौतियों के रूप में सामने आ सकती है, जैसा कि बढ़े हुए बजट और B+ रेटिंग से शायद अंदाजा लग रहा है। तो अब अगर सब कुछ समेटें, एक तरफ एनईए के साथ मजबूत पीपीए, बिजली निकासी का कम जोखिम, संस्थागत प्रमोटरों का साथ। हाँ, और नेपाल के एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग है, जहां क्रॉस बॉर्डर बिजली बेचने की भी बात हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ है वो ऊंचा डिफॉल्ट जोखिम, B+ रेटिंग, प्रोजेक्ट की लागत में बड़ी बढ़ोतरी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर निर्भरता, हाइड्रोलॉजिकल रिस्क बारिश पर निर्भरता, और प्रमोटर्स का सीमित अनुभव। सही। तस्वीर काफी मिली जुली है, और ईमानदारी से कहूं तो नकारात्मक पहलू काफी वजनदार लगते हैं। तो संक्षेप में कहें तो माबिलुंग एनर्जी का आईपीओ नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर में एक अवसर जरूर दिखाता है, लेकिन इसमें पैसे और ऑपरेशन से जुड़े बड़े जोखिम भी शामिल हैं। हाँ, पोटेंशियल है, पर रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। B+ रेटिंग और लागत वृद्धि सबसे बड़ी चिंताएं हैं, जबकि एनईए के साथ पीपीए इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, क्या पीपीए में पानी की कमी के जोखिम को कम करने का कोई और तरीका हो सकता था? कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, एनईए थोड़ी भरपाई करता या कोई और मैकेनिज्म होता? हाँ, खासकर तब जब प्रोजेक्ट की लागत पहले ही इतनी बढ़ चुकी हो और फाइनेंशियल वायबिलिटी दबाव में हो। क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती थी जो डेवलपर और बिजली खरीदार दोनों के लिए इस हाइड्रोलॉजिकल जोखिम को बेहतर ढंग से बांट सके? इस पर सोचना चाहिए।